नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम नरेंद्र नागर, आज का होस्ट, और द पोएट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम जिक्र करेंगे, कुछ सूची है मेरे पास में, उस सूची के बारे में बात करूं और फिर मैं बात करता हूं आज के जो गेस्ट हैं। तो जो सूची है, आज हम दोस्ती का जिक्र करेंगे। आज हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विश्लेषण को निकालेंगे, और उस पे जाने के लिए मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जरूरी है। और आपका स्वागत है विराट दीक्षित जी, द पोएट ऑफ द नेशन, आई वुड से नाउ, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच नरेंद्र भाई, और मेक मी स्टार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस मंच पे मेरे को बुलाया, मेरे को ये मौका दिया कि मैं आप सभी से अपनी बातों को रख सकूं। और बस आपके साथ ये यात्रा जितनी भी देर की रहेगी, कोशिश करेंगे कि यात्रा सुखद हो, कर्णप्रिय हो और लोगों को भी सुनने में मज़ा आए। लोगों को सुनने में तो मज़ा आएगा ही, ये तो मुझे पहले ही मिनट में लग रहा है आपसे जिस तरह से बात है। तो बताए फिर, अपने बारे में तो हो गया, आपने बता दिया, मैं इंट्रोडक्शन हो गया, बट अब दोस्ती, मेरा सबसे पहला टॉपिक है दोस्ती। यार मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे दोस्ती हर जगह ही मतलब एक तरीके का अटूट रिश्ता है, जो बिना किसी मतलब कोई छल नहीं है उसमें, निश्चल है वो रिश्ता। हाँ, छल होने लगे हैं आज के दौर में, लेकिन मैं उस दोस्ती की बात कर रहा हूँ जो कि हम लोग हाफ पैंट में किया करते थे। उस समय दोस्ती में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी हमारी एक दूसरे से, कि मतलब दोस्ती है, उसने फ़ोन कर दिया कि हाँ भाई मैटर हो गया तो अपने को वहाँ पे जाना ही जाना है। या दोस्ती ऐसी है कि मतलब XYZ कोई भी चीज़ है, हम ये नहीं सोचते थे कि इसके वो रेस्टिकेट हो रहा है, हम भी रेस्टिकेट हो जाते हैं। हमें उसमें यही नहीं था कि यार मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे या मेरी पढ़ाई इम्पेक्ट कर जाएगी। वो एक था कि दोस्ती है। तो वो दोस्ती का अर्थ तो खैर बहुत बड़ा है। आप परिवार से उठा के देख ले, माता पिता से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, भाई से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, बहन से अच्छी कोई दोस्त नहीं होती। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हो तो फिर आप स्कूल में जाते हो, तो स्कूल में आपको एक अलग दोस्ती बनती है, जो कि अभी भी मेरे दोस्त हैं। वो क्लास 6 के 7th के स्कूल वाले मेरे ज़्यादातर दोस्त मिलेंगे। बाकी कॉलेज में भी दोस्ती होती है, लेकिन अभी आज के जो करंट दौर है जिसमें हम लोग नौकरियां कर रहे हैं, चल रहे हैं, हाँ, जिसमें हम लोग नौकरी कर रहे हैं, हाँ, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लाई कर रहे हैं, वहाँ पे दोस्तियाँ थोड़ी सी व्यापारीकरण हो गया है दोस्तियों का, क्योंकि हर एक जगह पे आपको कुछ एक फेवर्स चाहिए होते हैं, उससे आप दोस्ती की गाड़ी को टेक प्रोसेस हो गया है। हाँ, मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि ऑफिस में यार मेरे पास थोड़ा सा जनबल रहे, या मेरे लिए कोई बोलने वाला हो, या इसका दूसरी जगह हो गया ये मेरा रेफरेंस वहाँ पे दे देगा, उस तरीके का मतलब। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, आज के दौर में भी अच्छी दोस्तियाँ बनती हैं। हमें समय देना चाहिए अपनी मतलब संबंधों को यात्रा करने के लिए, शायद वो किसी मंजिल तक पहुंचे। क्या बात है। जैसे पोइट्स पॉडकास्ट है, और पोइट्स के बारे में अगर हम जिक्र करें, और आपकी एक ऐसी दोस्ती के ऊपर एक शुरुआत में ही कुछ अगर छंद और कुछ आपके मुख्तार विंद से पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि यार मैं बहुत अपने को पोएट वाली कैटेगरी में ना फिट नहीं पाता। मैं मतलब जो दिल के ख्याल होते हैं वो लिख देता हूँ, बाकी टेक्निकलिटीज़ और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेरा नहीं है पकड़। और हाँ, समय के साथ सीख जाऊँगा शायद। तो कुछ एक पंक्तियाँ हैं, वो पोइट्री फॉर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने कोशिश करी है थोड़ी बहुत तुकबंदी करने की। अरे वाह, स्वागत है। कि दोस्तों के लिए मैं हूँ लिख रहा, कमीनों के कारण मैं हूँ सीख रहा, घर आते और ये समझाते इनसे ज्यादा नहीं कोई शरीफ यहाँ, शराफत की पुड़िया को ये फूक जाते, 4 बोतल को साले ये स्टार्टर बताते, किस्मत कितनी कुत्ती है यार, उसके बाद ये सारे कहानियां सुनाते, मोहब्बत भी इनको ना ज्यादा है, दोस्ती के आगे करे ये दावा है, भाई तेरे लिए किसी को भी छोड़ दूंगा, बस आज की रात कहीं और से बुलावा है। हाय हाय। पैसे को ये वहां है रखते, हाथ धोने से पहले जहां तुम रखते, पंगे की बात करियो ना भाई, एक सांस में पूरी साली कैसेट है बकते, आईना हो या सुनवाइयां हो, घर की आगे चाहे जिम्मेदारियां हो, मिलो तो कुछ ऐसे मिलो सुनाने के लिए कहानियां हो, मिलते हैं यहाँ कुछ हाफ पैंट में, किस्मत की ट्रेन या बस स्टैंड में, ठोकर सिखा देती यहाँ, दिखावे की दुनिया में दोस्ती ब्रांड है, दिखावे की दुनिया में दोस्ती ब्रांड है। वाह 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 वाह। मैं आपको एक बात बताऊं कि मतलब जब स्टार्टिंग फेज में मैं लिखता था तो सिर्फ मेरे दोस्त ही सुना करते थे। हाँ, उस समय किसी और भाषा में सुनाया करते थे मेरे को कि क्या लिखा है, लेकिन हाँ उन्होंने सुनते 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 अब आज के टाइम में बोलते यार उस समय तू ऐसा करता था, आज ये वाला नहीं कर रहा है। तो मतलब उनसे एक जो फीडबैक का प्रोसेस चला है ना, तो दोस्तों का मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि हाँ whatever I am writing just because of my friends, because of my family members. क्या बात है। मतलब
ये जो मुद्दा है ना, एक दोस्ती की अगर जिक्र करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा और है भी। लेकिन कोई ऐसा एक पल आया है, मैं थोड़ा सा इसको और 2-3 मिनट लेना चाहूंगा आपके, और कोई ऐसा पल आया कि बेस्ट मतलब वो दोस्ती जो है कि वो बात ही क्या है उस टाइम की, किसी ने आपको, या कोई सबसे अच्छा टाइम जो आपने दोस्तों के साथ बिताया है? आई वुड रादर आस्क। यार मैं कहूँगा कि मैंने स्कूल का टाइम सबसे अच्छा अपने दोस्तों के साथ बताया। स्कूल में मतलब हम लोगों का छोटा सा ग्रुप होता था, हम लोग स्पोर्ट्स फील्ड से भी रखते थे, और कुछ एक हमारे दोस्त पढ़ने में बहुत अच्छे थे, कुछ हमारे दोस्त खेलने में बहुत अच्छे थे। तो ये जो मिक्सचर बनता था हमारा कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन बना कि पढ़ने वाले भी अपने पास हैं और खेलने वाले भी अपने पास हैं, तो ये एक मतलब नहीं होता था कि जब उनको ज़रूरत पड़ती थी कि यार एग्ज़ाम आ रहे हैं पढ़ाना है, तो वो अपना बेस्ट दे के, नहीं मतलब वो शायद इतना खुद अच्छे से नहीं पढ़े होंगे जितना अच्छे से हमको पढ़ा रहे होते थे। तो वो एक दोस्ती वाला जो टाइम था ना कि मतलब हर एक चीज़ को आप इंजॉय करते थे, ग्राउंड जाते थे तो इंजॉय करते थे, क्लास में होते थे तो इंजॉय करते थे, एग्जामिनेशन में जब वो धीमे से एक दूसरे की तरफ देखते हो और आंखों ही आंखों में समझ में आ रहा होता है यार मेरे को नहीं आ रहा है देखे, तो फिर वो किस तरीके से आंसर को बताना कि पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तो कुछ इस तरीके का। तो वो दौर सबसे ज्यादा मतलब उस चीजों को आप मिस करते हो आज के टाइम में। वो कभी ऐसा हुआ है वॉशरूम के पीछे लिखा है कि बोला ये वाला? अरे बहुत ज्यादा है ना, मतलब वॉशरूम में तो वो मतलब नहीं होता है छुपा के रख के आना कि हम बीच में वॉशरूम जाएंगे, और टीचरों को भी ये बात पता होती थी, टीचर भी वहीं पे ही खड़े कि हाँ कोई आएगा पकड़े, ये सर ये तो पहले से रखा हुआ था, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो मेरे कोर्स का भी नहीं है सर। तो इस तरीके के काफी इंसिडेंट हुए। मतलब चीटिंग करने का तो वो वाला होता था ना, मतलब कि हम लोगों के उसमें कि यूपी बोर्ड स्कूल से थे हम लोग, तो हिंदी मीडियम, उससे बॉयज़ का स्कूल, तो बॉयज़ स्कूल में तो मतलब वैसे भी लड़कों में थोड़ा सा दोस्ती यारी अलग लेवल पे ही चली जाती है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को नहीं आता ये वाला पेपर मैं देख लूँगा। तो वैसा वाला होता था कि हाँ टीचर आता, तो टीचर के आने का इतना इम्पैक्ट होता था क्लास में कि कौन सा टीचर ड्यूटी पे लग रहा है। कि मतलब एक होते हैं ना कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं, मतलब नहीं वो सीट वाले जो स्टूडेंट फेवरेट होता है कि हाँ फेवर में बच्चों के फेवरेट है कि यार ठीक है सर तो थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, देख लेंगे। और कुछ होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट कि हाँ गर्दन नहीं होनी चाहिए ऐसे। तो वैसे वाला जो सीन था। लेकिन अभी आज के टाइम में हम लोग वाली सारे किस्से कहानियां याद करते हैं, लगता है यार क्या टाइम था, कितना मिस करते हैं। वैसा नहीं होता कभी फिर से जाने का मन कर रहा है, फिर एक बार भाई चले यार हम लोग मालूम है अभी भी स्कूल जाते रहते हैं, बीच में हम लोगों का मतलब एक तरीके से पुराने छात्र का समारोह होता रहता है या उसमें मिलते हैं हम लोग, तो सारे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते हैं। टीचर्स भी हम लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, हाँ अभी भी चीटिंग कर रहा है, अभी भी कुछ ऐसा कर रहा है, अभी भी खेलने में ही मन लग रहा है, तो वो लोग भी तो बहुत एक मतलब घनिष्ठ। लेकिन विराट भाई, ये जो दोस्ती आपने बताया खेल कूद वाली दोस्ती और एक वो पढ़ाकू बच्चों वाली दोस्ती ना, दो तरह के दोस्त हर स्कूल में मिले हैं। हम आप दोनों को हम बात करें, सबसे एक होता है बैक बेंचर्स लाइक, है ना, मेरा मुद्दा उठा है, मैं तो रहा हूँ देखो, है ना, मैं पहले भी बैठा हूँ, मुझे मौके की तलाश होती है। आज का जो टॉपिक है, मतलब अगर मैं स्कूल में कोई टीचर आ रहा है तो उसको बोला आज सर आ रहे हैं, आज पीछे बैठना है और आज ये वाली क्लासेस में आगे बैठना है, ऐसा मतलब कभी कोई किस्सा है? यार सबसे पहले ना क्या होता है, होमवर्क दिया जाता था ना, हाँ, तो होमवर्क के लिए हर समय ना पीछे वालों का, अब क्योंकि क्लास में 70 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं, तो उसमें क्या है 60-70 का एक साथ ना एक मतलब पीरियड में टेस्ट करना सारा होमवर्क इम्पॉसिबल होता है। तो वो ना रैंडम पिक करते थे क्या ये पीछे से उठा लूं। तो अब ये बात थोड़े दिन में, क्योंकि बच्चे तो बच्चे उनका दिमाग उनसे तेज चल रहा है कि अपने को करके नहीं है, अपने को बीच में बैठना है, या तो आगे वाले बेस्ट होते हैं या पीछे वाले खराब होते हैं, बीच में है वो मीडियोकर है। तो उसमें छुप के बैठना, वो ऐसे वाले हैं, ऐसे हाँ ऐसे है ना, दोनों तरफ जिसमें पता हो कि यार ये टीचर कुछ नहीं कहेगा, पीछे जाके आराम से रिलैक्स उसमें थोड़ी बहुत बातें भी करते रहो क्योंकि इतनी बड़ी क्लास है आगे तक नहीं आएगी आवाज। तो कुछ इस तरीके के इंसिडेंट चलते रहे कि हाँ भाई होमवर्क वाला, बातों वाला, खेल वाले में तो सबसे ज्यादा, मतलब स्पोर्ट्स वाले में तो 10 मिनट पहले से माहौल बनने लगेगा पीरियड खत्म होने का, और 10 मिनट बाद तक रहेगा कि लेट आ रहे हैं ग्राउंड से, तो जिसका पीरियड होता था उसका पीरियड बेचारे का 20 मिनट 30 मिनट ऑलरेडी कम ही हो जाता था। ये वो मस्ती है मतलब जो कभी खत्म नहीं होगी, है ना। लेकिन चलो ठीक है, अभी जो आजकल का माहौल चल रहा है विराट भाई, है ना, आजकल क्या है कि लोग धार्मिक मनोस्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। एक मूवी आई कल की, कैसी लगी आपको, आपने देखी हो तो? यार बहुत प्यारी मूवी थी, मतलब मुझे तो उसमें जो इंडियन सिनेमा में ये एक्सपेरिमेंट होने बहुत ज़रूरी है। मतलब
जिस तरीके से अलग यूनिवर्स क्रिएट किया गया है, और अमिताभ बच्चन तो वो तो अलग ही लेवल पे है। उन्होंने अक्षत्थामा का जो रोल किया है, लेजेंडरी रोल है वो, तो बहुत अच्छी मूवी थी। मतलब 3D में तो आपने देखा है तो आपको लगा आप इंडियन मूवी देख रहे हो ना, हॉलीवुड नहीं है ना, तो बहुत प्यारी है। तो मतलब क्या महाभारत के बारे में, चलो उस तरफ आए हैं, जैसे आपने अश्वत्थामा का नाम लिया, यार अश्वत्थामा। महाभारत आज के टाइम में आप महाभारत को जो लोग भी पढ़ा है जिन्होंने, या जिन्होंने देखा है, उन्होंने देखा है कि महाभारत में हर एक कैरेक्टर ना ग्रे कैरेक्टर है। मतलब महाभारत में आप सर्वश्रेष्ठ गदाधर कहने जाओगे तो आप कहोगे भीम, लेकिन नहीं, दुर्योधन को भी आप समानांतर ही रखते हो, क्योंकि वो भी बलराम शिष्य था। या आप अर्जुन को धनुर्धर कहोगे, लेकिन एक वर्ग जो है वो कर्ण को भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहेगा, क्योंकि उसके श्रापित होने के कारण भगवान परशुराम से उसे श्राप मिला था कि वो आखिरी समय में अपनी ब्रह्मास्त्र की विद्या भूल जाएगा, और जिस कारणवश वो भूल गया, ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं कर पाया। तो आप कूटनीतिक भगवान कृष्ण जहां एक तरफ विराजमान थे, तो दूसरी तरफ आप नजर डालोगे तो आपको शकुनी का चरित्र दिखेगा कि सारे पासे उसी के हाथ में थे, सब कुछ उसी ने ही अपने तरीके से किया कि मैं दुर्योधन को राजा बना के ही रहूंगा। तो हर एक कैरेक्टर अपने ग्रे शेड में। आप कुंती से भी आप प्रॉपरली टच नहीं हो पाओगे बिकॉज ऑफ कर्ण। द्रौपदी, वो शुरुआत में अंधे का पुत्र अंधा, फिर बाद में जो हुआ, तो हर एक कैरेक्टर का आपको ग्रे शेड मिलेगा। मैंने महाभारत देखी, मतलब आप लगाओ जैसे मोहम्मद शकुनी थे, है ना, उन्होंने पासे फेंके, एक तरफ उनके जो बोलते थे वो पासा पलटता था। दूसरा कौन था जो ऐसा कर सकता था आपके हिसाब से? आजकल जो कहानी चल रही है ना, तो उस हिसाब से क्या लगता है वो दूसरा कौन था जिसको आमंत्रित ही नहीं किया गया, जिसको बुलाया ही नहीं गया? वो आया तो किसी की इज्जत बचाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण थे। नहीं, वो चीज जो महाभारत का एक्चुअली, मेरा जो सोचने का तरीका है महाभारत को ऐसा है कि हमने मित्रता की बात करी। हाँ। मित्रता सबसे ज्यादा तो महाभारत में ही दिखी। एग्जैक्टली। मित्रता थी एक, हमारे जो द्रोणाचार्य जी हैं उनका सबसे अच्छा मित्र द्रुपद, जो द्रौपदी के पिताश्री थे, उनसे मित्रता थी, उनकी घनिष्ठ मित्रता थी, और वो मित्रता टूटी तो आखिरी में उन्होंने भी उनसे बदला लिया। मित्रता दुर्योधन और कर्ण की भी थी, जो आखिरी तक उसे राजगद्दी श्री कृष्ण सौंप रहे थे कि युधिष्ठिर से ऊपर तुम्हारा राज्याभिषेक करा जाएगा, तुम सिर्फ महाभारत में दूसरे पक्ष का साथ ले लो। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे को अंग प्रदेश का राजकुमार मेरे मित्र दुर्योधन ने बनाया है, मुझे समाज में उसने इज्जत दिलाई है, तो मैं अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। तो मित्रताओं का एक अलग अलग, आप श्री कृष्ण की मित्रता देख लो, तो मित्रता एक वाला हम लोगों ने नहीं होता कि महाभारत में ही हमको सब कुछ दिख जाएगा। महाभारत एक ऐसी चीज है ना जिसको आप एक बार देखोगे तो आपको दूसरी चीज दिखेगी, दूसरी बार देखोगे आपको तीसरी चीज दिखेगी। तो महाभारत एक ऐसा है ना कि आप अश्वत्थामा और दुर्योधन की मित्रता देख लो, कि आखिरी समय तक जब दुर्योधन था कि मैं आखिरी में इस जो भी वो युद्ध खत्म होने के बाद जहाँ पे पांडव रुकते थे कि मैं पांडवों के मार के आ जाता हूँ रात को, लेकिन उसमें पांडवों के पुत्र थे। तो मित्रता का एक एग्जाम्पल है छोटा सा महाभारत। बाकी आप किसी भी प्रकार के रिश्तों में महाभारत को उठा के देख लो कि महाभारत में आपको दिखेगा कि हर एक कैरेक्टर का ग्रे शेड है, और आज के टाइम में आप उन सारी चीजों को होते देख रहे होगे कि यार किसी ना किसी तरीके से आप महाभारत से उसको रिलेट कर लोगे। सब आपकी आंखों के सामने चल रहा है, सब चल रहा है ना। तो ये अभी जैसे अभी महाभारत का जिक्र हुआ ना, ऐसे लगो कि महाभारत के वो सारे सीरियल्स आंखों के सामने हैं जो हम देखा करते थे, है ना। वो देखने के लिए भी मतलब दूसरे किसी और के घर पे जाना है, या लाइट नहीं आ रही तो बैटरी जमीन से टच करके वो लगा के देखा है। वो टाइम जो है ना आज के टाइम में, या मैं कहूँगा कि आज का जो समय चल रहा है ना, ये जनरेशन इस चीज को नहीं समझ पाएगी कि जो, हाँ मतलब अभी भी जैसे कल की मूवी आई, चली मूवी देखा लोगों ने, तो आज की जनरेशन ने भी वो चीज़ें देखी, तो लोगों के अंदर जानने की इच्छा हुई कि यार क्या थी ये चीज़ें, तो लोगों ने पढ़ा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग उस मनोदशा के नहीं हैं, हाँ कुछ लोग अपने जो भी हुआ है इतिहास में उनको जानना चाहते हैं, उनका क्या कारण थे, किस तरीके से था, क्या पढ़ा, क्या दिखाया गया, या उन दोनों में कितने नाटी रूपांतरण किया गया, क्या सच में था क्या नहीं था। लोग अभी भी इन सारी चीज़ों के बीच में जानना चाहते हैं, उनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है कि हाँ यार मुझे पता करना है। पहले तो मैं थोड़ा शांति से बैठ जाता हूँ और आपके 5-10 मिनट लूंगा, तो मुझे आपसे जानना है इस चीज़ के बारे में। आपका ये आज की
जनरेशन जो है ये किस पथ पर, ये जिस पथ पर निकल रही है, इनको जेनजीज कहा जाने लगा है। हाँ। मतलब सच बताऊं, जब मैंने शुरुआत में पता किया तो मुझे असलियत तो अभी भी नहीं पता कि इसका मतलब होता क्या है। जेनजी आज की जनरेशन, दीज पीपल आर एक्स्ट्रा फॉरवर्ड है ना। हमारे टाइम पे तो हम तो बहुत पीछे थे, मतलब पीछे एज इन टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करूं मैं, पीछे तो बिल्कुल नहीं थे, बट इन मामलों में हमारे टाइम पे सब चीज नहीं था। आज के टाइम में नॉलेज ट्रांसफर लाइक, आप आओ हर चीज आपको सोशल मीडिया मिल जाएगी। सर हम वो 11-10 वाली जनरेशन है, हाँ जिसने 11-10 भी चलाया है। हाँ, वो स्नेक वाला गेम आता था, टक 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 पर खेलने उसको वाला। चलाने से पहले विराट भाई बहुत कुछ रुका है, हमने खुद को रोका है, राइट? तो हाँ, वो भी कितने समय बाद दिया गया अपने को हाँ कि यार मोबाइल बुरी चीज है, ऐसा बोला जाता था। शायद उसमें कॉल रेट्स बहुत हाई होते थे, इसलिए लोग नहीं देते थे कि खर्चा हो जाएंगे। जस्ट जोक्स अपार्ट। नहीं बिल्कुल, ये बात फैक्ट है, इसीलिए भी नहीं दे देते। अरे महंगा फोन है, फोन पहले तो मोबाइल हाथ में, ऊपर से रिचार्ज बहुत महंगा है, किसी कॉल भी कर लेगा तो 1 रुपए की कॉल लग रही है। लेकिन यार मेरा मानना है, मतलब ये जो आपने अभी जेंजी वाली बात बोली ना, मैं बहुत ज़्यादा ऐसी वाली जनरेशन से बहुत ज़्यादा जुड़ा तो हूँ, लेकिन मुझे ना ये वाली चीज़ें जो लोग बोलते हैं ना वो दिखी नहीं गई। अब जैसे हम लोग जहाँ पे पोइट्री करते हैं, वहाँ पे कितने बच्चे आते हैं जो कि अभी अंडर 20 या अंडर 22 हैं, और कितना गहरा लिखते हैं, कितना प्यारा लिखते हैं, नो डाउट। और हम लोगों को उनसे सीखने को मिलता है। Correct. अब वहाँ पे आप ये टैग छोड़ दोगे जेंजी, तो मुझे नहीं लगता ये जस्टिफाई करेगा। हाँ, ये कह सकते हो कि आज के टाइम में गैजेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग आजकल ना, एआई की दुनिया है, आजकल आपको दूसरा बंदा भी नहीं चाहिए बात करने के लिए। सिरी या एलेक्सा, यू कैन, तुम एक बंद कमरे में अपना जीवन जी सकते हो, ऐसा मुझे लगने लगा है गैजेट्स के मामले में। हाँ, लोग आजकल उठना प्रेफर नहीं कर रहे हैं यार, बोल के एसी ऑन कर रहे हैं, बोल के पंखा धीरा कर रहे हैं। तो आज का टाइम, जो जैसे जहाँ है वैसे बोला, हाथ ऐसे रख के बैठे, बोला ये कंफर्ट है मेरा, यहाँ से तो नहीं उठूंगा मैं। तो जेंजी वाली वही जनरेशन है कि मतलब मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बाकी हाँ, बहुत सारी चीज़ें आपके संस्कार, आपकी परवरिश के ऊपर डिपेंड करती है। अगर उन चीज़ों में कहीं पे भी गैप नहीं है तो फिर वो गैप कोई दूसरी चीज़ें आपको भर नहीं सकती। वो अगर सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका पुराना वाला मतलब घर परिवार से आपका सिनेरियो सही है, या चीज़ें आपको सही तरीके से आपने कंज्यूम करी है, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ आज के दौर के हिसाब से आप अपने आप को बदलने का कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि यही चीज़ें बेस्ट है, यही चीज़ें बेस्ट हैं। तो आपको, जैसे अभी आपने परिवार की बात करी, एक शब्द है मेरे दिमाग में, दैट इज सोशल स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादिता, सामाजिक रूढ़िवादिता। अब इस क्षेत्र में, अब जेनजीज की हमने बात करी, हम बात कर रहे हैं कि आते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि भाई आजकल के जो बच्चे लिखते हैं, उनके जो मनोदशा जिस हिसाब से लिखते हैं बहुत गहरा लिखते हैं। हमारे बीच में हैं बहुत सारे लोग। सामाजिक रूढ़िवादिता अगर मैं बात करूँ तो वह किस हिसाब से उन चीज़ को आगे बढ़ाने से रोक रही है, बढ़ने से कहाँ पे समस्या आ रही है? कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है, या सब कुछ सही चल रहा है आपके हिसाब से? आपकी क्या राय है? सर रूढ़िवादिता जो शब्द है ना, वही काफ़ी विस्तृत है। मतलब जो चीज़ें पहले बना दी गई हैं, उन चीज़ों को कुछ लोग नहीं तोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं। या जो चीज़ें कही जा चुकी हैं उनमें कोई लोग बदलाव नहीं चाहते हैं, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं। तो रूढ़िवादिता क्या मतलब कि एक तरीके से जो पहले चीज़ें निर्धारित कर दी गई कि यार ऐसे ही करना है, या ये चीज़ अच्छी है। अब जस्ट एन एग्जांपल कि यार हमारे टाइम में बहुत सारे लोग आज ये कहते हैं कि यार हमको बीटेक नहीं करना था। बहुत लोग बोलते हैं कि यार अपने को बीटेक नहीं करना था, अपने को कुछ और करना था। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर कि यार हमारे परिवार में बहुत सारे लोगों ने बीटेक किया एंड दे आर डूइंग गुड, ऐसा वो मान लेते हैं दे आर डूइंग गुड। उनसे कभी उन्होंने पूछा नहीं है या देखा नहीं है, बट हाँ बाहरी आवरण से आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो यार इनको भी बीटेक करना है। तो वो एक उस समय दौर चला था कि यार हर कोई बीटेक ही कर रहा था। जबकि आज के टाइम में आप बहुत सारे लोगों से हम लोग मिले हैं जिन्होंने बीटेक के बाद मास कम्युनिकेशन किया है, या बीटेक के बाद कुछ लोग एमबीए करके अपनी फील्ड बदली है। लेकिन उन 4 सालों का, अरे हम तो उस जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने मैकेनिकल से बीटेक करने के बाद लैंग्वेज सीखी और सीएस में जॉब कर रहे हैं। हमारी मनोदशा की क्या ही कोई बात करेगा। तो हम लोगों ने, मतलब एक होता है कि यार हम लोगों को हमारे टाइम में ना, हम लोग ज़्यादा बातचीत, एक कह सकते हो गैप हुआ करता था कि पिताजी ने जो निर्णय लिया है वही अंतिम निर्णय है, कम्युनिकेशन गैप वहीं से चला रहे हैं। और उन्होंने जो निर्णय लिया होगा वो सोच समझ के ही लिया होगा, ऐसा हम मानते थे। अभी आज के टाइम में शायद लोग डिस्कशन पॉइंट पे जाते हैं कि यार क्या कैसा, या घर वाले भी देखते हैं कि यार बच्चों का इंटरेस्ट किस तरफ है, कि यार वो क्या करना चाहते हैं, वो किस चीज़ में अच्छे हैं। तो अभी क्या है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा है। पहले के टाइम में थोड़ी सी चीज़ें कि हाँ नहीं ठीक है, तुम ये ऐसे ही इसी रास्ते निकल जाओ।
यही सही है, तुम्हें पता है फलाना ऐसे ही कर रहा है, हाँ। वो ऐसे ही करके तरक्की अरे पाई यार हम उसने, लोग है तो ना? वो वाली जनरेशन है ना कि इसके बच्चे के मार्क्स ज्यादा आ गए, तुम्हारे कम क्यों आए हैं। हाँ। अभी आज के टाइम में ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि यार उसके बच्चे क्या है, लेकिन हमारा बच्चा भी स्पोर्ट्स में ना ये वाला प्राइज जीत के लाया है, हाँ। ही इज गुड इन स्पोर्ट्स, यू आर गुड इन एकेडमिक्स और स्टडीज बट ही इज गुड इन स्पोर्ट्स। तो देर आर फ्यू थिंग्स विच आर रनिंग पैरेलल, कि हाँ भाई अभी कोई खेल में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई अदर, देर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज जिसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट पहले के टाइम में क्या होता था, उसके नंबर ज्यादा गए, तुम्हारे कम क्यों आए, बताओ किस चीज का कमी है तुम्हारे लिए, हर चीज तो तुमको देते हैं, तुम्हारा नंबर क्यों कम आया। कि लेखक जो होते हैं वो समाज का दर्पण होते हैं। करेक्ट। कि सिंहासन के अधीन हो जाऊं मैं वो वार नहीं हूं, दर्पण हूं मैं समाज का बिका हुआ समाचार नहीं। समाचार नहीं। तो मतलब मेरा मानना है कि आप वही लिख रहे हो जो समाज में घटित हो रहा है, लेकिन बस सच्चाई वाला आईना आपको दिखाना है, क्योंकि आपके हाथ में कलम है। तो कुछ एक पंक्तियां देखिएगा कि इश्क में कौन कहता है टूटते हैं लोग, क्या बात है, जिम्मेदारी की आंखों से पूछो कैसे फूटते हैं लोग, वाह। अपने भी जुड़े किसी ना किसी मतलब से, पास जाकर देखो कैसे छूटते हैं लोग। कैसे छूटते हैं। मान जाएगा घर में पला जानवर भी, रिश्तेदारों के पास जाओ पता चलेगा कैसे लूटते हैं लोग, और खुशबू महंगी इत्र से नहीं आती, पैसा हो तो बदबू भी सूंघते हैं। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, मुकर्रर एक बार फिर से। तो कुछ इसी तरीके का, मतलब आपको एक आईना दिखाने की जरूरत होती है कि यार जो भी आप लिख रहे हो वो कहीं ना कहीं लोगों से रिलेट करे। कि मतलब कुछ एक पंक्तियां कि दर्द क्या होता है कभी सोचा है, उस लड़की से पूछो जिसका रिश्ता चौखट से वापस लौटा है, बात करते हो सामाजिक बंदिशों को खत्म करने की, उसके ऊपर कीचड़ उछालने से पहले कभी अपनी बहनों के बारे में सोचा है, और मर्दानगी की जीत नहीं होती किसी पे जोर लगाने से, मर्दानगी की जीत नहीं होती किसी पे जोर लगाने से, बाग में फूल तोड़ने से पहले कभी माली से पूछा है। वाह वाह वाह, बाग में बहुत फूल आभार। तोड़ने से पहले माली से पूछा बहुत है। आभार। क्या बात है, मतलब विराट भाई, ये सच में आईना है और ये सच्चाई है जीवन की। यहाँ पे ना हम सबसे ज्यादा ना आईना कहाँ देखते हैं, अगर सच सच में आईने की बात करूं, कहाँ देखते हैं आपके हिसाब से? यार मेरे हिसाब से तो मतलब आईना जो होता है ना, जब भी हमें अपने आप को अपने आप से प्रश्न करने की जरूरत होती है, तब हम आईने के सामने सबसे ज्यादा देर खड़े होते हैं। कि यार आपके अंदर कुछ सही गलत का डामाडोल कुछ चल रहा हो ना, थोड़ी देर आईने के सामने जाओ और अपनी उन बातों को अपने आप से कर लो, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कभी एक ऐसी जगह है जहां आप हर 10-15 दिन में जाते हैं और लगभग 30 से 40 मिनट कभी बैठे हैं उसके सामने, जब अपने आप को संवारने जाते हैं, तब आप आईने के सामने बैठते हैं और आप उस इंसान को बदल रहे होते हैं जो पहले से वैसा ही है। आप उसको बदलते हुए देख रहे होते हैं, बोला ये ठीक कर दो, यहाँ से थोड़े बाल बड़े रह गए हैं, है ना। एक खुद को आईना दिखाने जा रहे हैं हम, और हम क्या कर रहे हैं, हम ना वो चीज़ महसूस कर रहे हैं कि भाई हम बैठे हैं, ये वाला चेहरा लेके मैं खुद के लिए नहीं, मैं समाज के लिए, मैं उन लोगों के सामने जाऊंगा ये लेके जिनके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये खर्चे कर रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ इतना टाइम। इस बारे में क्या विचार है? यार वो नहीं होता है कि आप आजकल हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तो आज के समाज में बहुत सारी जगहों पे आप ये चीज़ पा जाओगे कि हाँ यार जो दिख रहा है इंसान वो वैसा नहीं है, और जो शायद वैसा तुम्हें लग रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो शायद बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट बंदा हो। बहुत सारे लोग होते हैं ना यार कि अपनी बातों को बहुत तेज आवाज़ में बोल देते हैं, और सभी लोग उन्हें लगेगा कि यार कितने लाउड है ये, जबकि आप उनसे मिलोगे ना, वो शायद ऐसे लोग होंगे जो अंदर कुछ रखते ही नहीं है, जो आया वो बोल देते हैं। और कुछ लोग बहुत ही सभ्य आपके सामने बैठे होंगे, कुछ नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन आपके जाते ही वो तुरंत आपके पीठ पीछे बात करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों की संख्या समाज में बढ़ गई है, हमको खुद को भी सचेत रहना चाहिए। आईना सच दिखाता है, जो आईना है तो ये बिल्कुल सच्चाई है, ये हमारी छवि का पदार्पण है कि जैसे हम हैं, अगर हम उसको आईने के सामने जाके बात करें तो हमारा प्रतिबिंब उसमें झलकेगा। सबसे पहले हम उसी इंसान से बात करेंगे, है ना। तो मतलब ये चल रहा है, लेकिन माहौल में बदलाव, मैं बात करूं उस बदलाव के बारे में, अगर मैं निकलूं, अगर इस बदलाव की बात करें तो क्या बदलाव है माहौल में, और मैं इसमें आपका ज़्यादा सहयोग चाहूँगा। यार आज के दौर में पहले मुझे लगता है कि जो मैं बदलाव का रूप वहीं से ही उठाऊंगा कि हम लोग लिखने वाले लोग हैं, हम लोग लिखते हैं, अपनी बातों को बोलते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को बोलते हैं, कई मंचों पे हम अपनी बातों को बोलते हैं। तो शायद हमें उन बातों को
सामने तक रखना चाहिए, जो बातें लोग दबी जुबान में बोलते हैं, कि मतलब हमें उन बातों को कठोरता से बोलना चाहिए। शायद कुछ लोग उन बातों को इसलिए नहीं बोलते कि यार ये बातें हम बोलेंगे तो शायद ये जिसका ये मंच है, जिसने हमको बुलाया है, शायद उसको ये बातें पसंद नहीं आएंगी, या शायद इस भीड़ में से एक वर्ग होगा जिसको ये बातें पसंद नहीं आएंगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक शायद गलत होता है, एक शायद सही होता है, या ग्रे शायद दोनों में होता है। लेकिन हमें हर एक सिक्के के पहलुओं को रखना चाहिए। सामने वालों को आप जज करने देना कि कौन सा पहलू सही है, कौन सा पहलू गलत है। आपको वो चीज़ बोलनी है जो चीज़ आपको लगी है। तो मेरे हिसाब से तो माहौल में बदलाव यही है कि आज के टाइम में बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लोग लिख रहे हैं और ऐसे ही लिखते रहे। मैं तो ज़्यादा नहीं अपनी कम्युनिटी का ही उदाहरण लूँगा जो हमारे साथ आते हैं, और हमारे यहाँ संख्या मतलब है ठीक ठाक, तो उसमें बहुत सारे युवा भी हैं, बहुत सारे एक अनुभव वाले व्यक्ति भी हैं, और बीच वाले वर्ग वाले व्यक्ति भी हैं जो अपने को युवा भी नहीं मानते हैं, अपने को वृद्ध भी नहीं मानते हैं, अपने को बच्चा भी नहीं मानते हैं, तो वो वाले व्यक्ति भी है। लेकिन हाँ, सभी अनुभव बोलता है। सभी बहुत प्यारा लिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो समाज के लिए ना माहौल बदलने का काम कर रहे हैं, कि हाँ उन्होंने एक आईना दिखाने की कोशिश करी है अपनी कलम के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर ना एक मुश्किल है विराट भाई, एक मुश्किल मुझे लगती है कि अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं बात करूँ, आप एक परिवार में होते हैं, अपनी फैमिली है आपकी, और हम सब उस परिवेश में पले बड़े हैं जहाँ पर हर चीज़ को ना पहले बताया जाता है, उसके बाद में किया जाता है। कुछ परिवेश ऐसे हैं आज के टाइम में जिनको पहले किया जाता है, फिर उनके बाद में सोचा जाता है कि ये कर दिया, हो गया। लेकिन व्यक्तिगत अगर बात करूं तो ऐसा हुआ है कि आप न जाने आपके आसपास का जो माहौल है उसको आपने कितना सकारात्मक बनाया है। आपने माहौल में बदलाव जिस तरह से हम लेके आते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम जाएं, कहीं भी हम बैठें उठें, अगर आपका लीडर और वैसा होगा जो चाहता है कि सकारात्मक बदलाव आए, उस प्रकार की आप बातें करें, जिस क्षेत्र में भी आप उन्नति पाना चाहते हैं उसकी बात करें, तो व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं आपसे ये आपका मतलब जानना चाहूँ कि क्या है, क्या सर मेरे है? हिसाब से तो हर एक इंसान की पर्सनालिटी एक होती है। हाँ, मतलब आपका व्यक्तित्व जो है वो आपका व्यक्तित्व है। आप कुछ समय के लिए बदल जाते हो, लेकिन आपका जो मेन व्यक्तित्व रहता है वो आपका रहता है। बाकी आप अपने ऑफिस में हो या अपने घर पे हो, या आप कलाकार हो तो किसी मंच पे हो, वो व्यक्तित्व आपका बदलता नहीं है। आप उसी प्रकार से ही चीज़ों को हैंडल करते हो। लेकिन वो व्यक्तित्व आपका है। आप उस माहौल में जा रहे हैं, क्या संभव है? ये 90% संभव है मेरे हिसाब से। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप अपना जैसा माहौल अगर चाहते हैं तो आपको उस परिवेश में ढलना होगा उसके हिसाब से। सर मेरे हिसाब से तो आज के समय में, व्यापारीकरण के युग में, हर एक व्यक्ति को वो द्रव्य पदार्थ बनना है जो किसी भी प्रकार के बर्तन में जाके उस प्रकार का आकार ले ले। क्या बात है, मेरे मन की बात छीन ली आपने। तो ये तो सर अवसरवादिता है, लेकिन हम लोग आशावादी बन के यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, आशावादी ये भी बहुत अच्छा वो है ना, बताया टॉपिक है, आशावादी और अवसरवादी। अवसरवादी मेरे हिसाब से अगर कोई अवसरवादी है तो क्या है, मतलब आपका क्या विश्लेषण है उस चीज को लेकर? सर मेरे हिसाब से हर एक अवसरवादी व्यक्ति कभी ना कभी आशावादी रहा था, और आशावादी व्यक्ति एक नियमित समय अंतराल में यात्रा तय करते हुए कहीं ना कहीं अवसरवादी बन जाता है। और जब आपको वो ठप्पा मिलता है अवसरवादी का, अपॉर्चुनिस्ट आपको बोला जाता है, बहुत सारी जगहों पे ये पॉजिटिव कहा जाता है, इस वर्ड को बहुत पॉजिटिविटी के साथ बोलते हैं। ऑफिस में आपने देखिए ना कि हाँ यार उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है, उसने ग्रैब करी, सो ही वांट टू लर्न, लेकिन अदर आर फीलिंग कि ये अवसरवादी हो गया। लेकिन वो एक अंदर से आशावादी रूप में उसने वो चीज़ लिखी, यार मैं नई चीज़ सीखना चाहता हूँ। करेक्ट, बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर कुछ सुनना चाहूँगा आपसे, अगर आपके पास 2-4 शब्द हों, कुछ पंक्तियाँ अगर आप निकालें तो आनंद की अनुभूति सी हो, क्योंकि मुझे इतना मजा आपको सुनने में आ रहा है। जनता मतलब जनार्दन है, ये सब इंटरेस्ट रखते हैं कि हाँ विराट दीक्षित। तो वैसे आपके नाम के बारे में ना, आपका नाम विराट दीक्षित, मतलब ये बहुत ही विकल्प बहुत बड़ा है, एक पहाड़ की तरह समान, पहाड़ के जैसे लगता है कि नाम विराट दीक्षित। मैंने घर में पूछा भी था कि मतलब इस नाम के पीछे का क्या है, तो राजा विराट हुआ करते थे। हाँ, तो उसी से मेरे भाई का नाम सम्राट है। वाह, तो हमारे विराट और सम्राट एक ही घर में। हाँ, विराट और सम्राट एक ही घर में। माँ की याद आई तो चलो माँ के लिए कुछ एक पंक्तियाँ कि
वो बिना कुछ कहे सब समझ जाती है। क्या बात। वो मेरी माँ है साहब, बहुत जज्बाती है। वाह। और दो दोस्तों की लड़ाई में एक बात सीखी थी मैंने, दो दोस्तों की लड़ाई में एक बात सीखी थी मैंने, कि सच बोलने के बाद भी माँ कसम नहीं खाई जाती है। वो अपने दोनों बेटों में पक्षपात नहीं करती है, आंखों से आंसू निकलने के बाद भी वो आंखों से हिसाब करती है। और रोजगार के व्यस्तताओं वाले घर में वो एकमात्र बेरोजगार है। वो आज भी अपने साड़ी के पल्लू में बंधे गांठ के रुपयों से ही हिसाब करती है। क्या बात। वो मेरी माँ है जनाब, मुझे बहुत प्यार करती है। क्या बात है, क्या बात है बहुत भाई। आभार। है ये ना बहुत संवेदनशील हो जाता है ये टॉपिक ना। अगर जैसे बात करें, अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है ना। एक ऐसा त्योहार है जिसमें एक अटूट प्रेम, अटूट रिश्ते के बारे में बात होती है ना। और जो है बॉर्डर पर सैनिक बैठा है वो उसकी, और वो वहाँ पर उस त्योहार को वो वहाँ भी मना रहा है, उस तरफ वहाँ भी मन रहा है। हम यहाँ हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी बहुत कुछ चीज़ मिसिंग है, हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती। तो आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेके? सर, रक्षाबंधन एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है, बहुत ही मतलब मैं इसमें अपने आप को थोड़ा सा कहीं ना कहीं खाली पाता हूँ, क्योंकि मेरे कोई बहन नहीं है, हम दो भाई भाई हैं। और दिक्कत क्या हुई कि जैसे घर परिवार में आपके होती हैं बहनें, तो क्या हुआ कि अगर वो चीज़ रेगुलर है, अगर आपको रेगुलर राखी बांधी जा रही है या रेगुलर, तो आप शायद उन चीज़ों से अटैच हो जाते हो या फील हो जाते हो। बाकी अटैच और फील ऑलरेडी हम हैं, बट ये स्पेशली रक्षाबंधन पे जब वो राखी खरीदने वाला वो होता है ना, तो उसमें आप कहीं ना कहीं खालीपन महसूस करते हो, क्योंकि वो चीज़ कभी नहीं इतनी रेगुलर हुई नहीं, या शायद अब लोग इतने दूर दूर हो गए हैं। तो वो हैप्पी रक्षाबंधन, इट्स अ काइंड ऑफ मैसेज आई यूज टू गेट। तो मेरे लिए थोड़ा सा इसमें है, बट हाँ, रक्षाबंधन एक बहुत पवित्र है। और मतलब अपनी मम्मी को, पापा जी को, सबको ये चीज़ मनाते हुए देखिए। लेकिन हाँ, पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, समवेयर इतना ज़्यादा, हाँ, दूसरों को देखते हैं तो खुशी होती है। आप बहुत प्यारे हैं विराट भाई, मैं सच थैंक यू, बताऊं, थैंक यू है ना। मतलब आप जिस परिवेश से निकल के आए हैं, हम उस परिवेश के बारे में भी बात करेंगे। और ये ना ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ कभी खत्म ही ना हो, ये वाला पल ना कभी निकले ही ना, उस तरफ जाए ना। तो परिवेश की बात करी हमने। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ये जो विराट भाई का परिवेश जहाँ से रहा है, वो जगह भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है सम्मान के मामले में। वहाँ पे उस तरफ कोई मैं नहीं कहता, किसी के अंदर मैं नहीं है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट निकल कर आती है कि हम का मेरा तात्पर्य ये है, मेरा मानना ये है कि अगर हम की मैं बात करूं तो वो हम में पूरा समाज या सब कुछ, अपना पूरा परिवार, उनके अंदर जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी इकट्ठी होकर वो शब्द जब उनके मुख से निकलता है हम, तो विराट भाई कानपुर से हैं। आप कानपुर से हैं, और गर्व है इस बात का कि कानपुर से हैं। हर समय अपनी जन्मभूमि पे हर एक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कि मेरा तो मतलब यही होता है कि थोड़ी देर अपने साथ समय बिताओ, कि समय तो बीत जाएगा, बट जैसे रहा है, जिस तरह से आपका बचपन बीता है और जहाँ से बीता है, उस जगह के बारे में भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जगह मैं मानता हूँ, जहाँ पर आत्मविश्वास और सेल्फ रिस्पेक्ट और एक इंसान के अंदर जितनी भी विशेषताएं हैं वो मैं शब्द से बाहर नहीं आती। वहाँ पर किसी के बारे में आप पूछें तो आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि मैं की जगह वहाँ पे हम का इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताऊं कि हर एक इंसान को अपनी जन्मभूमि अभी पे, थोड़ी देर पहले आप हम बात कर रहे थे, फिर से मैं पे आ गए। हाँ, मैंने बोला इसलिए आप। हाँ, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इधर जो जैसे हम लोग ऑफिस में एक दिन ऐसे बात हुआ, तो मैनेजर का फ़ोन आया कि कहाँ पे हो। हमने कहा सर आ रहे हैं। बोले कितने लोग आ रहे हो। हमने कहा सर हम आ रहे हैं। बोले कितने लोग। हमने कहा सर अकेले आ रहे हैं। तो अपने इधर हम का उपयोग मैं के रूप में ही होता है, मतलब सिंगुलर ही है मैं, हम। और जनरली दूसरी जगहों पे हम का उपयोग एक प्लूरल फॉर्म में करते हैं। लेकिन हाँ, मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि भैया जो हम होता है वो सिंगुलर है कानपुर में। हाँ, ठीक है। और कानपुर से हैं, जन्मभूमि है, और इस बात का गर्व है कि कानपुर से हैं। हैंडल का नाम आपने देखा होगा, कनपुरिया वायरल फाल्स, तो कानपुर से प्रेम है। वहीं से मेरी उत्सुकता जो जगी थी वो वहीं से कि कनपुरिया लिखा हुआ है। अच्छा, मैं कनपुरिया मतलब ये भाषा और जो भाषा शैली है कानपुर की, वो इतनी प्यारी है कि आप किसी से बात करें, रास्ता ही पूछे ना,
तो आपको ऐसा लगता है कि यार बंदा साथ में बैठ के चले तो क्या बुराई है? जनरली ऐसे ही होता है भाई। अगर गलती से उसे एग्जैक्ट, पहली बात तो वो मोहल्ले में ना हर एक घर पता ही होता है। अगर किसी ने पूछ दिया हो थोड़ी दूर पे है, तो बोल देगा हम भी उधर ही चल रहे हैं भैया, चलेंगे साथ में। हाँ, तो ऐसा ही होता है। अरे कानपुर का हिसाब किताब ही अलग है, अपनी आदतों से मजबूर हैं। कभी साथ बैठो तो पता चले हम कानपुर हैं। आए हाय, कुछ अच्छा आने वाला है, मतलब मुझे उम्मीद तो है कि कुछ तो निकलेगा। अरे कानपुर के बारे में आपको क्या बताएं कि जैसे जैसे खून में उबाल आता है, कानपुर का नाम जहन में हर बार आता है। कनपुरिया एक्सेंट में अलग बवाल आता है, आए हाय, यहाँ रंगबाजी के साथ भोकाल आता है। वाह, रंगबाजी के साथ भौकाल आता है, ये कह रहा है। तो भोकाल तो है ही, और हाँ। होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से आते हैं। आजकल तो ट्रेंड में। ट्रेंड में। तो आगे है या फिर मैं और सुनना चाहता हूँ, या फिर से एक बार रिपीट करें कि आप कानपुर से हैं? कि आपने पूछा ना कि कहाँ से हैं, तो बस आपके लिए एक पोइट्री लिखी थी कि बात करते करते अपने आप जान जाओगे, कानपुर से हैं पहचान जाओगे। अच्छा। बड़बोलेपन का स्वाद जहाँ अपना सा लगता है, वर्तमान में जहाँ भूतकाल का स्वाद मिलता है, लाल किला की याद जहाँ लाल इमली दिलाती हो, रुकी हुई घड़ी खुद को घंटा घर बताती हो, कुछ अनकही अनसुनी बातों को अपने पास पाओगे, कानपुर से हैं पहचान जाओगे। वाह, कानपुर से हैं। मंदिरों में जहाँ स्वयं भगवान बसते हों, आशा देवी मैया से लेकर तपेश्वरी मैया में लोग मिलते हों, बिठूर में लोग अनियमित कोस की परिक्रमा करते हों, परमठ घाट में भोलेनाथ सबका दुख हरते हों। पता नहीं ये सब तुम कैसे समझ पाओगे, लेकिन कानपुर से हैं पहचान जाओगे। क्या बात है। आईआईटी से लेके पीएसआईटी की मैं बात करूं, जयनारायण से लेके दीनदयाल से मैं शुरुआत करूं, छात्र राजनीति में वीएसएसटी और डीएवी को मैं याद करूं, कानपुर की शिक्षा में क्राइस्ट चर्च और पीपीएन को मैं जिंदाबाद करूं। सुनते रहो, जान जाओगे, कानपुर से हूँ पहचान जाओगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही शानदार लिखा है, बहुत ही शानदार विराट भाई। ये जो प्रेरणा स्रोत है आपकी, ये जो लेखनी है, ये जो कलम की ताकत है, ये कलम की ताकत पहली बार कब निकली थी? सर स्कूल टाइम से ही, मतलब हम लोगों का जो बैकग्राउंड रहा है वो थोड़ा सा नहीं, संस्कृत हिंदी कुछ इस तरीके का, विद्या मंदिर से छात्र थे हम लोग। तो वहाँ पे मतलब कुछ इस तरीके की गद्य और पद्य में हम लोगों का बहुत ज़्यादा झुकाव रहा। रश्मि रति जब पहली बार पढ़ी थी तो वो नहीं होता है, उसमें एक पंक्ति आती है कि हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, तो आपके वो गूज़बम्स आ जाते हैं। तो वहाँ से इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे आप और लोगों को सुनते गए, और लिखने की एक माता जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें, कि वो हर समय प्रेरित करती रही है कि लिखो, कुछ अच्छा लिखो। हिंदी संस्कृत से उन्होंने पढ़ाई करी है, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और जब भी लिखा, अच्छा लिखा बुरा लिखा, सुनाया उनको भी, और उनके द्वारा भी फीडबैक होता है। मेरा लिखा हुआ तो उनको खैर कभी बुरा लगता नहीं है, क्योंकि माँ को अपने बच्चे का कभी कोई चीज़ खराब नहीं लगती है। लेकिन हाँ, उन्होंने हर समय हर एक लेवल पे सपोर्ट किया, और बस इसी कारणवश। बाकी कुछ पंक्तियां कानपुर के लिए कुछ एक पंक्तियां मैं देता हूँ, शायद आप हल्की फुल्की, कि जैसे जैसे खून में उबाल आता है। कानपुर में सबसे पहले, पोइट्री से पहले आपको बता दूं, कानपुर में एक जगह है गंगा बैराज। हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है गंगा बैराज का। और जो ये बारिश का मौसम चल रहा है ना, वहाँ पे जो मैगी खाने का आनंद है ना अपने मित्रों के साथ, बहुत सुकून वाला होता ये है। खाने पीने की बातें नहीं होंगी भैया, भूख वैसे बढ़ रही है। आप शाम के वक्त जाएंगे ना गंगा बैराज पे, तो ढलता हुआ सूरज और वो दोस्तों की मंडली, और साथ में वो गर्म मैगी और चाय, वो जो प्रेम है ना। तो कुछ एक पंक्तियां ऐसे सुनिएगा कि स्वागत है। जैसे जैसे खून में उबाल आता है, कानपुर का नाम जहन में हर बार आता है। कनपुरिया एक्सेंट में अलग बवाल आता है, यहाँ रंगबाजी के साथ भोकाल आता है। आओ कभी कानपुर घुमाए तुमको गंगा बैराज, सुनाए अनगिनत प्रेम कहानियां और उनके राज। यहाँ पहुंचते ही लौंडों का हो जाता है अलग मिजाज, फोटो खिंचाने का यही है सबसे पसंदीदा स्पॉट। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ कोलाहल भरपूर मिलेगा, सामने की गली से निकलोगे तो तुमको बिठूर मिलेगा। मैगी और चाय का यहाँ अलग फितूर मिलेगा, 12 महीने जाओगे यहाँ तुमको मानसून मिलेगा। हाय 12 महीने जाओगे तो तुमको मानसून मिलेगा। बस, तो इतना गंगा बैराज पे जाने का तो एक अलग ही। दोस्तों, एक बात पता है अभी विराट भाई ने क्या किया? इन्होंने बातों बातों में कानपुर के बारे में बता दिया कि टूरिस्ट स्पॉट है, एक जगह है गंगा बैराज करके, वहाँ पर मैगी मिलती है चाय के साथ में। जाओ और लुत्फ उठाओ। कभी कानपुर जाने का मौका मिले तो ये मत छोड़ना, और जब मिले
तो प्लीज विराट भाई को जरूर याद कर लेना। बस अपने मित्रों के साथ जाओ और मित्रों के साथ वहाँ बैठो, अपने आप ही तुमको आनंद आ जाएगा। बाकी आखिरी की कुछ एक पंक्तियों के साथ मैं आपके समक्ष रखता हूँ आखिरी कुछ एक पंक्तियाँ। स्वागत है। ये आखिरी करना नहीं चाहता मैं कि आखिरी आपने आखिरी की तरफ बोल दिया, अभी तो कुछ समय लेना चाहता हूँ। अच्छा, कि सम्मान की बात आए तो गुस्सा यहाँ के लौंडों के सर पर है, अपने पर उतर आए तो कर देते हालात बद से बदतर है। हमारा भोकाल कितना कट्टर है, आओ कभी कानपुर तुमको बताएं कैसा यूपी 78 है। यूपी 78, यूपी 16 में बैठा है लड़का और यूपी 78 की बात कर रहा है। सर यही तो प्रेम होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हर समय बेटर होता है। हाँ, अरे वो हमेशा होता है, चाहे पीछे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन तुम सामने हो तो भाई तुम समझो तुमसे प्यारा कोई नहीं। बस आप सही जगह बंदी की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने जो सुनाया, आपके साथ ही जो माहौल रहा है ना विराट भाई, ये बहुत ही गजब रहा है। ये छोटा सा मुझे नहीं पता कितना समय हुआ है इस चीज को हमें बात करते करते, बट ऐसा लगा है कि और चलना चाहिए। अभी तो शुरुआत हुई है और मैं कोई नहीं, जो बातें इस बार अधूरी रह गई हैं वो अगली बार कवर कर लेंगे। अगली बार मैं जरूर करना चाहूंगा कवर, और विस्तार में हम जाएंगे। हम कानपुर के बारे में कुछ ज्यादा ही जानेंगे। कानपुर को हम बनाना है, अब कहते हैं ना कि अपने हाथ में है अब एक ये चीज बनाना कि एक टूरिस्ट स्पॉट, वो जो गंगा बैराज जगह है मेरे दिमाग से जाएगा नहीं जब तक वहाँ की मैगी खा नहीं लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो मुझे बता दो कब चल रहे हो भैया, मैं चलने को तैयार हूँ। जल्द। ठीक है, और ये जो हमने पॉडकास्ट किया है द पोएट पॉडकास्ट, आज ऐसा लगा मुझे कि हाँ कोई तो आया था। बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। भौकाल मचा के जा रहा है। अरे साहब बहुत बहुत आभार। तो ये भौकाल देखने के लिए आप सब तैयार रहें और जरूर अपनी पसंद, अपनी लाइक्स और कमेंट्स देते रहें। अगर कुछ देना चाहें और अपने हैंडल का नाम आप अगर बताना चाहें जनता को, सभी को, हम सबको, तो आपको फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो इंस्टाग्राम पे कानपुरिया वायरल अल्फाज एक बार जाइएगा, कंटेंट चेक करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका होस्ट, आपका दोस्त लेता है आपसे विदा। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए कवि के साथ में। आप मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं विद द नेम ऑफ नरेन द पोएट। तो मिलते हैं जल्द ही एक अगली मुलाकात के साथ में।